प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने पठन पाठन की प्रक्रिया में व्यस्त होंगे। आज हम लोग विद्युत धारा की नेक्स्ट हेडिंग को लेकर के हम आए हैं आप लोगों के बीच और मैं पूरी तरह से कहीं न कहीं मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बिल्कुल ईजी तरीके से, है ना, ईजी वे में आप लोगों के बीच में सारी हेडिंग को रखा जा रहा है। विद्युत धारा जो टॉपिक आपकी चल रही है, आज हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को लेकर ये पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसके पहले वाले कहीं न कहीं टॉपिक की अगर बात करें तो उसमें अनुगमन वेग के फार्मूले का डिस्कशन किया गया था। अनुगमन वेग विद्युत धारा में संबंध के बारे में और अनुगमन वेग और धारा घनत्व के संबंध के बारे में पढ़ा गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग आप लोग सभी लोग डालेंगे ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम की हम बात करें तो ओम का नियम में होता क्या है कि ये कोई चालक है, ठीक है। कोई चालक ले लेते हैं, चालक यहाँ पे चलिए मान लीजिए कोई चालक ले लेते हैं। चालक का मतलब कोई तार है, ठीक है। ये कोई तार है और इसके सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं। विभवांतर का मतलब मैंने बताया था कि इसको बैटरी से जोड़ेंगे। जैसे बैटरी से जोड़ेंगे इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित तभी होती है जब विभव का अंतर किया जाता है, और विभव का अंतर बैटरी द्वारा ही किया जाता है। जब बैटरी लगा करके इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो होता क्या है कि इसके, है ना, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है। और विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें एक विद्युत बल उत्पन्न होता है। विद्युत बल F बराबर कौन सा होता है? QE। यह बल इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाता है जिससे इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के अनुदिश गति करते हैं, ठीक है। और जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, है ना, अनुगमन वेग कहते हैं। इसके वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं, VD। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया गया था। चालक की लंबाई L हो, है ना, चालक की लंबाई L हो और विभवांतर भी आरोपित किया जाए तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र से एक बल उत्पन्न होता है F बराबर QE, जो इलेक्ट्रॉनों पे लगता है और वो इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाने का काम करता है चालक की लंबाई के अनुदिश। और जिस वेग से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं उस वेग को अनुगमन वेग VD कहते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन इसमें दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा कौन सी? I धारा ये प्रवाहित होती है जो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, धारा इस दिशा में जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। अब ओम का नियम क्या है? आप ओम वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था? ओम का नियम क्या है कि चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए। ध्यान समझिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए। भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था क्या होती है प्यारे बच्चों? तो मैं बात करूं, भौतिक अवस्था का मतलब होता है ताप, दाब और आयतन। ताप, दाब, आयतन को आप क्या करें? स्थिर रखें। ताप, दाब, आयतन को अगर हम स्थिर रखते हैं, किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन को स्थिर रखा जाए, रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर जो होता है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा की समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है।
यही ओम का नियम है। यही ओम का नियम मतलब क्या है कि चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, न तो चालक को गर्म किया जाए न ठंडा किया जाए, उसका ताप स्थिर रहे, दाब स्थिर रहे। इसका जो वायुमंडलीय दाब है जहाँ पे आप इसको रख रहे हैं वो दाब भी स्थिर रहना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए, और आयतन भी घटना बढ़ना नहीं चाहिए। आयतन का मतलब ये तार को बड़ा छोटा न तो करना है, न तो तार को ठंडा गर्म करना है, न तो तार को के ऊपर दाब कोई किसी प्रकार का लगाना है। अगर ये तीनों चीज़ें स्थिर रखी जाए तो चालक के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर होता है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर की हम बात करें भी, ये प्रोपोर्शनल होता है उसमें प्रवाहित धारा आई की। यही ओम का नियम। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? चलिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, ताप दाब आयतन को न बदला जाए, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर जो भी होता है, जो विभवांतर आरोपित करते हैं उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती, मतलब जितने ज़्यादा विभवांतर आरोपित करेंगे उतना ज़्यादा इसमें धारा बहेगी। जितने ज़्यादा विभव का अंतर करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा विभव का अंतर करेंगे उतना ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। यही ओम का नियम है। समानुपात हटाते हैं तो कांस्टेंट आता आर, ये हो गया आई। आर एक नियतांक है। आर क्या है आप लिख सकते हैं, जहाँ आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध। जहाँ आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है, नियतांक है, नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर जो है वो समानुपात हटाने पे आपको पता है कांस्टेंट कुछ न कुछ आता है, तो यहाँ पे समानुपात हटाते हैं तो कांस्टेंट आर आता है, और आर जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है, उसी को हम चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें बताना है कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध हेडिंग हमें बताना है आप लोगों को। अभी मैं बता देता हूँ प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आर एक प्रतिरोध है जिसे आर जो है एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से आर बराबर हमको मिल सकता है क्या, भी बटे आई मिल सकता है। आर बराबर क्या मिल सकता है, भी बटे आई मिल सकता है। यहाँ से भी हम प्रतिरोध की परिभाषा बता सकते हैं। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, है ना, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, और ओम का नियम भी यहाँ से बता सकते हैं कि ओम का नियम ये भी हो सकता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है उसे नियतांक कहते हैं, और इसी नियतांक को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर चालक का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप बता सकते हैं कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है भौतिक अवस्था स्थिर रखने पर, या फिर कह सकते हैं कि विभवांतर और धारा का जो रेशियो होता है वो एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, उसी को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चालक के प्रतिरोध की परिभाषा हम आपको बता सकते हैं, चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो हेडिंग ये होगी, अगली हेडिंग आपकी कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, और यहाँ से प्रतिरोध आर का हम लोग मात्रक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध आर होता क्या है। ठीक है, आर जो है यहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं चालक का प्रतिरोध है जिसे कहते हैं, वो क्या है, तो उसकी हेडिंग यहाँ पर आप डाल सकते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध आप लोग समझिए, किसी चालक की भौतिक अवस्था, देखिए किसी चालक का एक गुण होता है, प्रतिरोध एक क्या होता है, एक गुण होता है, एक नेचर होता है किसी तार का। मतलब किसी चालक का वह गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ये नॉर्मल परिभाषा है, जेन्युअल परिभाषा है।
आप एक आम भाषा में बोल सकते हैं कि किसी चालक का वह गुण, ठीक है, किसी चालक का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे या रुकावट उत्पन्न करे। किसी चालक का वह गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, ठीक है, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का तार का या चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसे अभी आप देखे हैं आर से दर्शाते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो चालक का एक गुण होता है, एक नेचर होता है उसका, जो धारा के मार्ग में अवरोध या रुकावट उत्पन्न करता है। उसी के गुण को हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो वैद्युत प्रतिरोध एक तरह से देखा जाए तो एक नेचर, एक गुण है, और गुण का मतलब वो क्या है? अदिश राशि। ठीक है, यह क्या है? यह एक अदिश राशि। अभी समझिएगा, यहाँ से भी आप आर बराबर, अभी आप पढ़े हैं कि आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है V/I होता है। यहाँ से भी परिभाषा आप बता सकते हैं किसकी? वैद्युत प्रतिरोध की। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध की दूसरी परिभाषा आप यहाँ बता सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध की दूसरी परिभाषा क्या होगी? मतलब चालक के सिरों है ना, चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, एक नियतांक होता है। क्या है? एक नियतांक। V/I क्या है? एक नियतांक। ठीक है, V/I क्या है? एक नियतांक। मतलब V/I इक्वल टू क्या है? R क्या है? R को हम क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। अभी आप पढ़ें ओम के नियम से, अभी आप पढ़ें कि R एक नियतांक है, या तो यही क्या है? इसी को हम कह सकते हैं कि इसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो नियतांक होता है इसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से दूसरी परिभाषा अगर हम बताएं आपको, दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? कि चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, यदि चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, या फिर आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर, ठीक है, स्थिर रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा विभवांतर के कारण उसमें प्रवाहित धारा तथा विभवांतर के कारण जो विभवांतर आरोपित किए उसके कारण प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, एक क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का
चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हुआ? चालक का प्रतिरोध को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध क्या होता है ना। किसी तार का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब एक प्रकार का गुण होता है, एक प्रकार का नेचर होता है किसी तार का जो है। जैसे एल्युमिनियम का एक अपना नेचर है, कॉपर तार का अपना नेचर है, ठीक है। और जो आपका एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, कोई भी तार हो, उसका एक अपना नेचर होता है जिसके कारण वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। मतलब किसी तार का, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो धारा को बहने से रोकता है, उसी के उस गुण को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मल परिभाषा है, लेकिन अगर इसको फार्मूला वाइज देखा जाए तो यहाँ पर R बराबर क्या मिला, V/I। मतलब चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा, विभवांतर काल उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है उसे एक नियतांक कहते हैं, है ना। इसके नियतांक कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से लिखते हैं। ठीक है, चालक क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से लिखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? मतलब सीधी सी बात है कि जितने ज़्यादा, देखिए ओम का नियम का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा विभव आरोपित करेंगे, अगर मैं विभव और धारा का यहाँ पे ग्राफ बना दूँ आप लोगों के बीच, ठीक है, तो क्या होगा समझिए। जैसे अगर मैं बताऊँ कि विभव को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 10, तो धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए जो है 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। विभव जैसे मैंने 10 से 20 कर दिया तो ये 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसको 20 से 40 कर दिया तो धारा कितना हो जाएगा, 8 का दुगना 16 हो जाएगी। मतलब जैसे विभव को हम बढ़ा रहे हैं वैसे क्या बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो विभव है वो धारा क्या होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे विभव को बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा तार में बढ़ती है। इसी को ओम का नियम कहते हैं कि किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रख करके चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा, है ना, जो विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक में प्रवाहित धारा की वो विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। समानुपात हटाते हैं, कांस्टेंट R आता है, नियतांक जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, R बराबर V/I। अब प्रतिरोध की परिभाषा की हम बात करें तो प्रतिरोध नॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हैं कि चालक का एक प्रकार का गुण होता है जिसके कारण वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। या फिर दूसरा, अगर इस परिभाषा से, इस फार्मूले से अगर प्रतिरोध की परिभाषा बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से लिखते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है और ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, ओम का नियम और चालक का प्रतिरोध, मतलब किसी तार का प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, बहुत ज़रूरी है। अगर क्लियर होगा तभी आगे की आप हेडिंग को समझ पाएंगे, आगे की जितने भी टॉपिक उसको समझ पाएंगे जब आप प्रतिरोध और ओम के नियम को समझ पाएंगे तो। ठीक है, ओम ने क्या किया कि तार लिया, तार को बैटरी से जोड़ा, तो जितना ज़्यादा विभवांतर आरोपित वो कर रहे थे, दोनों सिरों पर विभव का अंतर जितने कर रहे थे उतने ज़्यादा धारा बढ़ रही थी। मतलब इनको एक बात समझ में आई कि जितना ज़्यादा विभव का अंतर हम करेंगे उतना ज़्यादा धारा बहेगी, जितने कम विभव का अंतर करेंगे उतने कम धारा बहेगी। मतलब विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, लेकिन शर्त है कि भौतिक अवस्था स्थिर रहनी चाहिए। भौतिक अवस्था का मतलब तार को गर्म ठंडा नहीं करना है। ठीक है, दाब का मतलब आप समझ सकते हैं, वायुमंडलीय दाब स्थिर रहना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए। आयतन का मतलब तार को बड़ा छोटा नहीं करना है, तार भी क्या होना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए। तो उसके सिरों पर आरोपित जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जितना विभवांतर आरोपित करते हैं उतने धारा बहती। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओम का नियम क्या है और किसी चालक का प्रतिरोध क्या है। ठीक है, आगे चलें हम, तब तक इतना आप लोग कॉपी करें, छापें। चलिए, अब हम लोग वैद्युत प्रतिरोध, जो ओम का नियम है, ओम का नियम का मतलब क्या है कि V/I कांस्टेंट होता है। V/I क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यही ओम का नियम। अगर एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो V/I एक तरह से कांस्टेंट होता है। इसको हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करके भी दिखा दिया जाए कि ओम के नियम का जो V/I का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम की उत्पत्ति क्या होती है, कैसे है ओम के नियम की उत्पत्ति। मतलब V/I का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है और वो कैसे होता है वही हमें पढ़ना है।
इससे पहले आप प्रतिरोध जो पढ़े हैं उसका मात्रक है ना क्या होता है उसको पढ़ लें, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रतिरोध का मात्रक, R बराबर क्या पढ़े हैं V/I है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध की मात्रक की हम बात करें तो मात्रक आपका V/I वोल्ट प्रति एम्पियर, आप बोल सकते हैं V का हो गया वोल्ट और बटे हो गया प्रति, और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर पहला मात्रक। दूसरा मात्रक इसका ओम भी इसका मात्रक बोला जाता है, और ओम का प्रतीक कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, ओम भी होता है, और प्रतिरोध का मात्रक 1/mho MHO होता है। या अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो आप कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा MHO का इन्वर्स, महो इन्वर्स हो सकता है। ठीक है, और एक मात्रक होता है प्रतिरोध का मात्रक महो इन्वर्स या 1/mho MHO। ठीक है, और इसके बाद एक होता है आपका साइमन होता है, 1/, साइमन करके होता है, साइमन इन्वर्स भी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप क्लियर करें, 3 मात्रक बहुत है। प्रतिरोध का मात्रक ये होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब हम ओम के नियम की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे कि ओम के नियम की उत्पत्ति मतलब V/I कैसे कांस्टेंट होता है। तो ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है, या ओम के नियम का डेरिवेशन हमको करना होगा कि उसको प्रूफ करना है कि R बराबर जो V/I होता है, R एक नियतांक होता है। समझिए अभी आप पढ़े हैं R बराबर क्या V/I, या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि V/I क्या होता है, V/I क्या होता है एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं R कहते हैं। तो हमें V/I नियतांक दिखाना है कि V/I क्या होता है नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें वही है, फिगर फिर वही रहेगा कि कोई चालक तार लेते हैं, इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं बैटरी से जोड़ करके। जैसे विभवांतर आरोपित करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत बल उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाता है। ठीक है, अनुगमन वेग से वो इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक, उसमें धारा प्रवाहित होती है, सारी चीज़ें जो है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि V/I का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो हमें पहले I निकालना है और VD निकालना है। V/I को ही हम क्या V और I अगर निकाल लें कहीं से तो हम आराम से दिखा सकते हैं कि V/I का जो रेशियो अगर कांस्टेंट दिखा दिए तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो यदि चालक में प्रवाहित धारा I हो तो है ना, इस चालक में प्रवाहित धारा, यदि चालक में प्रवाहित धारा कितनी हो I हो, अगर चालक में प्रवाहित धारा I हो तो वैद्युत धारा I बराबर क्या पढ़े हैं NEAVD पढ़े हैं, समीकरण नंबर 1 है ना। धारा और अनुगमन वेग में संबंध सूत्र से धारा I बराबर पढ़े हैं NEAVD है ना, ये पढ़े आप लोग, पीछे याद करिए, धारा I बराबर NEAVD आप पढ़े, धारा अनुगमन वेग में संबंध। और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग भी पढ़े हैं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना पढ़े हैं, अनुगमन वेग क्या पढ़े हैं, अनुगमन वेग VD हो, अनुगमन वेग VD हो, अनुगमन वेग VD हो तो ठीक है, अनुगमन VD हो तो क्या पढ़े हैं VD बराबर EV/ml × टाउ। क्या पढ़े हैं आप, पढ़े हैं VD = EV/ml है ना। जा करके पीछे वाला वीडियो आप लोग देखें, EV/ml × टाउ। ठीक है, नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये अनुगमन वेग का डेरिवेशन करवाया गया था, VD = EV/ml × टाउ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें V/I चाहिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 2/1 कर देंगे। समीकरण 2/1 करने पर कर दीजिए प्यारे बच्चों, अगर 2/1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/1 करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा VD/I, यही नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। अगर समीकरण 2/1 कर दें, या फिर एक काम करिए आप कि VD का मान यहीं पर रख दीजिए,
ठीक है। वी डी का मान यहीं पर रख दीजिए, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। मतलब वी डी का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे वी डी का मान, तो क्या मिलेगा, धारा I बराबर एन ई ए, वी डी का मान ले जाकर रख दीजिए। वी डी का मान क्या है, ई वी अपान एम एल, और इंटू क्या है टाउ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वी अपान आई, इस वी को इधर लेते आइए, तो हो जाएगा आई अपान वी इज इक्वल टू एन ई ए और एन ई और ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर, समझिए बात को, ई और ई का गुणा करिए तो यानी ई स्क्वायर हो गया, और ये ए हो गया, और ये क्या हो गया, यानी स्क्वायर टाउ अपान क्या हो गया, एम एल हो गया। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि इस भी को इधर लेकर आ गया, तो आई बट्टे भी हो गया, बाकी एन ई स्क्वायर हो गया, ए हो गया, टाउ हो गया, अपान एम एल हो गया। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है, साफ दिखना चाहिए आप लोगों को जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता हमें भी बट्टे आई चाहिए, हम भी बट्टे आई की तलाश कर रहे हैं। यहाँ आई बट्टे भी हो गया, आई बट्टे भी हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को अगर उल्टा कर दें तो हो जाएगा भी बट्टे आई इज इक्वल टू, ये भी उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, है ना, और भी बट्टे आई इसी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, आर मतलब नियतांक कहते हैं। अब हमें ये दिखाना है क्या ये सब नियतांक है। अगर ये आप दिखा देते हैं कि सही ये बात, ये मतलब ये सब नियतांक है, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ क्या है, नियतांक है, तब आप प्रूफ कर दिए कि चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखने पर, ठीक है, ये जितने भी मान आते हैं भी बट्टे आई का जो रेशियो आता है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो यम है, यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निश्चित होता है, वो घटता बढ़ता नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.31 किलोग्राम, ये निश्चित होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। और मैं बात करूँ तो लंबाई ए एल क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, और चालक की लंबाई मतलब तार की लंबाई क्या है, कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप करंट भेजे तो तार बढ़ गया या घट गया, तार की लंबाई भी क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, चालक की लंबाई क्या होती है, नियत होती है। और मैं बात करूं अगर एम एल हो गया, एन क्या है, एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एक तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने तार में हैं वही रहेंगे, वो घटते बढ़ते नहीं है। तो एन की हम बात करें तो एन आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आप जब करंट नहीं भेज रहे थे तो कुछ और था और जैसे विभवांता आरोपित किए तो उसमें इलेक्ट्रॉन घट बढ़ गए, ऐसा नहीं, वो भी क्या होता है, नियत होते हैं, और सब के सब इलेक्ट्रॉन जितने रहते हैं उतने ही रहते हैं, बस वो दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो जो ए है, ये मतलब क्या है, ये चालक का क्षेत्रफल, ये क्या है, ये आपका चालक का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल। तो चालक का जो क्षेत्रफल क्या है, ये तार का क्षेत्रफल क्या है, ये। ठीक है, और मैं बात करूं अगर टाउ का, तो टाउ क्या है, श्रांति काल है, टाउ क्या है, श्रांति काल है। श्रांति काल का मतलब ये होता है टक्करों के बीच लगा समय श्रांति काल कहलाता है। और आपको बताया गया कि भौतिक अवस्था को अगर स्थिर रखा जाएगा, इस ताप को गर्म ठंडा नहीं किया जाएगा, ताप को घटा बढ़ाया नहीं जाएगा, तो श्रांति काल भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, एक तरह से कांस्टेंट हैं, ये न तो घट सकते हैं न तो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरह से भौतिक अवस्था को कांस्टेंट रखा गया है। भौतिक अवस्था को क्या किया जाता है, कांस्टेंट रखा गया है, भौतिक अवस्था को कांस्टेंट रखा गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी बट्टे आई है, भी बट्टे आई ये क्या है, भी बट्टे आई क्या है, एक तरह से कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये सब के सब कांस्टेंट हैं, तो ये हो गया क्या, कांस्टेंट हो गया। और जब भी बट्टे आई का मान, ये जो टोटल मान ये जो बदल नहीं रहा है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो यही ओम का नियम, ठीक है, क्या है, यही ओम का नियम है। ओम का नियम मतलब हमने ओम के नियम को प्रूफ कर दिया
कि v बटे आई का जो मान आया है एक कांस्टेंट है। अगर चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो ये सब के सब मान घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, सब के सब नियत रहेंगे। तार में करंट प्रवाहित करिए, घटाइए बढ़ाइए विभवांतर को, है ना, सब के सब नियत रहेंगे। ऐसा नहीं कि तार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। द्रव्यमान मन सब कुछ नियत रहेगा। एक कंडीशन भौतिक अवस्था को आपको स्थिर रखना पड़ेगा, तो सब के सब नियत रहेंगे, कभी घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। तो हम यही तो ओम भी ने भी बताया था, ओम ने भी यही बताया था कि भाई अगर इसकी भौतिक अवस्था को स्थिर रखेंगे तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट आया भी, हमने उसको प्रूव भी कर दिया। तो यही ओम का क्या है, नियम है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो v बटे आई है उसका मान कितना आया, v बटे आई का मान कितना आया, v बटे आई का मान, अतः आप कह सकते हैं कि अतः v बटे आई का जो मान आया, क्या आया v बटे आई का मान, ml अपान NE स्क्वायर A टाउ, ये v बटे आई का मान आया। और v बटे आई को क्या कहते हैं, v बटे आई क्या कहते हैं, r भी कहते हैं, है ना। v बटे आई क्या कहते हैं, r कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि v बटे आई ये r के भी बराबर होता है ना। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको मान लें, समझ में आ रहा है नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों का वन साइड क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और 2 से दोनों का वन साइड बराबर है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से दोनों का वन साइड बराबर है। चलिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो सकता है, दोनों का एक साइड बराबर है, v बटे आई तो ये भी बराबर होगा। मतलब r बराबर एक फार्मूला मिल गया, ml अपान NE स्क्वायर A टाउ, ये किसका मान, प्रतिरोध r का एक फार्मूला मिल गया, ml अपान NE स्क्वायर A टाउ, ml अपान NE स्क्वायर A टाउ किसका मान है, r का मान है। तो प्रतिरोध का एक और फार्मूला आपको मिला, प्रतिरोध का ये फार्मूला आपको पता ही था, v बटे आई इक्वल टू r, और प्रतिरोध का ये भी फार्मूला मिल गया। समझ में आया आपको कि ओम के नियम की उत्पत्ति अगर हमें करना हो, ओम के नियम को सिद्ध करना हो कि v बटे आई कांस्टेंट होता है, तो आप इस तरह सिद्ध कर सकते हैं कि v बटे आई का जो मान आया, अगर भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो ये सब बदलेंगे नहीं, कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, सब के सब कांस्टेंट होंगे। v बटे आई का रेशियो कांस्टेंट हमने देखा, अतः ओम के नियम का सत्यापन भी हो गया। और v बटे आई बराबर ये होता, v बटे आई बराबर ये होता, दोनों का एक साइड बराबर है, तो r बराबर एक फार्मूला आपको मिला। ठीक है, r बराबर एक और फार्मूला मिला, r बराबर v बटे आई मिला ही था, लेकिन r बराबर एक और फार्मूला मिला यहाँ से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होगी कि ओम का नियम क्या है, वैद्युत प्रतिरोध क्या है, इस लेसन की जड़ है। प्यारे बच्चों, इस लेसन का जड़ है कि वैद्युत प्रतिरोध का मतलब किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे, उसी के उस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब वैद्युत प्रतिरोध को और दूसरी भाषा से अगर दूसरे तरीके से परिभाषित किया जाए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ओम का नियम, और ओम के नियम से R निकल करके आएगा और R बराबर v बटे आई आएगा। तो वहाँ से v और I का रेशियो एक नियतांक हो जाए, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो वहाँ से भी आप वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ओम के नियम में क्या बताया गया कि चालक की भौतिक अवस्था को, ताप दाब आयतन को न बदला जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, विभव समानुपाती आई के। और समानुपात हटाते हैं तो आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि समानुपात हटाने पे कांस्टेंट कुछ न कुछ लगता है, और यहाँ पे कांस्टेंट R लगता है। R एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर v बटे आई मिलता है, और यहाँ से R मतलब वैद्युत प्रतिरोध की भी परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं कि v अपान आई का रेशियो एक नियतांक होता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद जो v बटे आई का रेशियो एक नियतांक होता है उसको हमें प्रूफ करना है, तो उसी को हमने कहा कि ओम के नियम की उत्पत्ति या ओम के नियम की उत्पत्ति क्या है, मतलब वो कैसे मिला, है ना। तो ओम के नियम की उत्पत्ति की गई, ओम के नियम को कहीं न कहीं जो प्रूफ किया गया कि v बटे आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, v बटे आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, सब के सब कांस्टेंट होते हैं अगर चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई हेडिंग और नई शुरुआत के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू बने रहें आप लोग, और तो आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।